मोस्ट डिस्टर्बिंग केस में से ये केस एकदम टेरिफाइंग माना जाता है। जब मैंने इसके बारे में रिसर्च करना शुरू किया तो ये केस एक्सॉर्सिज्म एंड डेमोनिक पोजीशन से जुड़ा हुआ लग रहा था। शुरुआत में जो भी मैंने सुना और पढ़ा सब कुछ रियल और बिलीवेबल लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे मैंने और रिसर्च की मुझे ऐसी बातें पता चली जो आपको जानने के लिए पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। सो पुट ऑन योर ईयरफोन्स एंड लेट्स बिगिन। 21 सितंबर 1952 लेवलफिंग बवेरिया वेस्ट जर्मनी में एनेलीज मिशेल, जिसका असली नाम एना एलिजाबेथ मिशेल था, उसका जन्म होता है। वो एक रोमन कैथोलिक फैमिली में पली बड़ी थी। एनेलीज बचपन से ही अपनी फेथ में स्ट्रांग थी और वो हफ्ते में 2 बार मास अटेंड करना नहीं भूलती थी। यहाँ पर मास कैथोलिक चर्च का मेन वर्शिप सर्विस होता है, जहाँ लोग रेगुलरली चर्च जाके प्रेयर्स और रिचुअल्स में पार्टिसिपेट करते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, बट 16 साल की उम्र में एनेलीज ने एक सेवियर कन्वुल्जन्स एक्सपीरियंस किया, जिसे टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी डायग्नोस किया गया। नाउ सेवियर कन्वुल्जन्स का मतलब ये है कि बॉडी के मसल्स अचानक से और अनकंट्रोलेबली मूव होने लगते हैं। जून 1970 में एनेलीज को पहली बार साइकेट्रिक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जब उसके सेवियर कन्वुल्जन्स और हेलुसिनेशन शुरू हो गए थे। तो यहाँ पर डॉक्टर्स ने उसके लिए एंटी कन्वुल्जन्स ड्रग्स प्रिस्क्राइब किए, लेकिन उस पर उनका इफेक्ट ज्यादा नहीं हो रहा था। हॉस्पिटल में एनेलीज ने सबको बताया कि उसे डेविल फेसेस दिखाई दे रही थी और दिन के अलग अलग वक्त पर हेलुसिनेशन एक्सपीरियंस कर रही थी। नाउ 1973 तक एनेलीज ने डिप्रेशन और हेलुसिनेशन एक्सपीरियंस करना शुरू कर दिया। जब वो प्रे करती थी उस वक्त उसे कुछ वॉइसेस सुनाई देती थी जो कहती थी कि वो डैम्ड है और हेल में सड़ जाएगी। साइकेट्रिक ट्रीटमेंट के बाद भी उसकी हेल्थ इंप्रूव नहीं हो रही थी और वो ग्रेजुअली बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड एंड हेल्पलेस हो गई थी। अब एनेलीज को ग्रेजुअली क्रिश्चियन सैक्रेड ऑब्जेक्ट और रिलीजियस जगह से इनटॉलरेंस डेवलप होने लगी थी, जैसे क्रूसीफिक्स, यानी वो क्रॉस पर जीसस क्राइस्ट की इमेज देखना टॉलरेट नहीं कर पा रही थी। और एक दिन एक फैमिली फ्रेंड के साथ जब वो इटली के पिएसेंजा में एक अनऑथराइज्ड श्राइन यानी एक हॉली प्लेस विजिट करने गई, तो वहाँ वो श्राइन के पास जा ही नहीं पा रही थी। उसने बताया कि जमीन आग की तरह जल रही थी और जो लोग वहाँ प्रे कर रहे थे उनके दांतों से कुछ घिसने की आवाजें सुनाई दे रही थी। एनेली सिर्फ गार्डन के एज तक ही जा पाई, लेकिन अंदर नहीं जा सकती थी। सेंट्स के मेडल्स और पिक्चर्स देखना भी उसके लिए अनबियरेबल हो गया, क्योंकि वो इंटेंसली स्पार्कल कर रहे थे और वो उसे देख नहीं पा रही थी। उसकी मदर ने देखा कि एनेलीज के बॉडी पर स्टिग्माता अपीयर हुए, यानी ऐसे मार्क जो जीसस क्राइस्ट के वाउंड्स जैसे लग रहे थे। मिशेल खुद बिलीव करती थी कि वो मैरी जीसस की मदर से कम्युनिकेट कर सकती है। सो अब इतनी सारी चीजों को देखने के बाद एनेलीज के फैमिली और कम्युनिटी ग्रेजुअली कन्विंस्ड हो गई कि वो पोजेस्ड है और प्रीस्ट के पास एक्सॉर्सिज्म के लिए गई। लेकिन प्रीस्ट ने पहले मेडिकल ट्रीटमेंट कंटिन्यू करने के लिए कहा और फैमिली को बताया कि एक्सॉर्सिज्म के लिए बिशप की परमिशन की जरूरत होती है। लेकिन एनेलीज का फिजिकल कंडीशन दिन पर दिन खराब होता जा रहा था। वो एग्रेसिव हो गई थी और अपने आप को चोट पहुंचाने लगी, यहाँ तक कि वो अपना यूरिन पीती थी और इंसेक्ट्स भी खाने लगी थी। 1973 में डॉक्टर्स ने उसको टेग्रेटॉल और एंटीसाइकोटिक ड्रग्स प्रिस्क्राइब किए, लेकिन फिर भी सिम्टम्स वर्सन होने लगे। वो बार बार ग्राउलिंग ऑब्सैनिटीज बोलने लगी, गटरल कर्स करती और वाइडली रैप करने लगी थी, जैसे कोई अपने कंट्रोल से पूरी तरीके से बाहर हो। एनेलीज के फैमिली के एक फ्रेंड ने एल्डरली जेसुइट प्रीस्ट एडोल्फ रोडविक से रिक्वेस्ट की कि वो एनेलीज को देखे, लेकिन उन्होंने अपनी एज की वजह से मना कर दिया और फैमिली को दूसरे जेसुइट प्रीस्ट के पास जाने के लिए कहा। फैमिली की रिक्वेस्ट के बाद सितंबर 1974 में लोकल प्रीस्ट फादर अर्नस्ट अल्ट ने एनेलीज को विजिट किया। शुरू में उन्होंने कहा कि ये एपिलेप्सी जैसा नहीं लगता और उन्होंने कोई सीजर ऑब्जर्व नहीं किया। सीजर का मतलब होता है कि जब दिमाग के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स अचानक से डिस्टर्ब हो जाते हैं और इसका इफेक्ट डायरेक्टली बॉडी पर पड़ने लगता है। नाउ 1975 में फादर अल्ट ये बिलीव करने लगते हैं कि एनेलीज डेमोनिक पोजीशन से सफर कर रही है। एनेलीज खुद फादर अल्ट को लेटर्स लिखती थी। एक लेटर में उसने लिखा कि आई एम नथिंग, एवरीथिंग अबाउट मी इज वैनिटी, व्हाट शुड आई डू, आई हैव टू इम्प्रूव, यू प्रे फॉर मी। और एक बार उसने कहा कि आई वॉन्ट टू सफर फॉर अदर पीपल
बट दिस इज सो क्रूल। अगस्त 1975 में बिशप जोसेफ स्टैंगल ने फादर अर्ल्ट को स्मॉल एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करने के लिए परमिशन दे दी एंड ये पॉप लियो 13 का प्रेयर था जो कोई भी प्रीस्ट इसे पढ़ सकता था। लेकिन सितंबर 1975 में एल्डरली जेसुइट प्रीस्ट एडोल्फ रॉडविक जो पहले मना कर चुके थे फाइनली फादर अर्ल्ट के साथ एनेलिस को देखने के लिए आए। सो उन्होंने एनेलिस का डिटेल असेसमेंट को नोट करके बिशप को एक लेटर में भेजा जिसमें क्लियरली लिखा था कि ये जेन्युइन डेमोनिक पोजीशन का केस हो सकता है। जिसके बाद काफी हेजिटेशन के बाद बिशप स्टैंगल ने फाइनली मेजर एक्सोर्सिज्म की परमिशन दे दी। एक्सोर्सिज्म के लिए सैल्वाटोरियन प्रीस्ट फादर आर्नोल्ड रेंज को अपॉइंट किया गया। आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग 24 सितंबर 1975 को पहला ऑफिशियल एक्सोर्सिज्म सेशन स्टार्ट होता है। उसके बाद लगातार अगले 10 महीने तक एनेलिस पर 67 एक्सोर्सिज्म सेशंस परफॉर्म किए गए। एक्सोर्सिज्म का जो सेशन था वो हर हफ्ते 1 या 2 बार होता था और हर सेशन कम से कम 3 से 4 घंटे का होता था। इस सेशन के दौरान एनेलिस अलग अलग आवाजों में बोलती थी, खुद को मल्टीपल एंटिटीज से पोजेस्ड बताती थी और कहती थी डाइंग टू अटॉन फॉर द वेवर्ड यूथ ऑफ द डे एंड द एपोस्टेट प्रीस्ट ऑफ द मॉडर्न चर्च। मतलब एपोस्टेट प्रीस्ट और वेवर्ड यूथ के पापों के लिए सफर कर रही है। इसी बीच एनेलिस के कहने पर उसके पेरेंट्स ने डॉक्टर से कंसल्ट करना भी बंद कर दिया और सिर्फ एक्सोर्सिज्म पर ही डिपेंड रहने लगे। जैसे जैसे महीने गुजरते गए एनेलिस फिजिकली कंप्लीटली ब्रेक होने लगी और फिर 1976 के मिड तक उसने खाना पीना लगभग छोड़ दिया। 1 जुलाई 1976 को एनेलिस मिशेल की डेथ उसके घर पर हो जाती है। अकॉर्डिंग टू द पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसकी डेथ का रीजन था माल न्यूट्रिशन एंड डिहाइड्रेशन। मतलब ये था कि लगभग 1 साल तक उसका बॉडी प्रॉपर फूड और वाटर के बिना ही सरवाइव कर रहा था और इसी बीच में एक्सोर्सिज्म के रिचुअल्स भी कंटिन्यू किए जा रहे थे। आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग डेथ के टाइम पर एनेलिस का जो वेट था वो सिर्फ 30 किलोग्राम था। मतलब उसकी बॉडी इतनी वीक हो चुकी थी कि वो बिना किसी के सपोर्ट के मूव ही नहीं कर पा रही थी। एंड देन डॉक्टर्स ने भी रिपोर्ट किया कि लॉन्ग टाइम तक एक्सट्रीम फिजिकल स्ट्रेस की वजह से उसकी हेल्थ कंप्लीटली कोलैप्स कर चुकी थी और एंड में उसे निमोनिया भी हो गया था। इस डेथ ने सिर्फ एक फैमिली को नहीं बल्कि पूरी जर्मनी को हिलाकर रख दिया, क्योंकि अब ये सिर्फ फेथ का केस नहीं था, ये एक लीगल और मेडिकल ट्रेजेडी बन चुका था। सो एनेलिस मिशेल की डेथ के बाद जर्मन अथॉरिटीज ने एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। स्टेट प्रोसिक्यूटर ने कंक्लूड किया कि एनेलिस की जो जान थी वो उसकी डेथ से सिर्फ 1 हफ्ते पहले भी बचाई जा सकती थी। एंड 1976 में स्टेट ने एनेलिस के पेरेंट्स और दोनों प्रीस्ट फादर अर्नस्ट अर्ल्ट और फादर आर्नोल्ड रेंज पर निग्लिजेंट होमिसाइड का चार्ज लगाया। इसका मतलब ये है कि जानबूझकर तो नहीं लेकिन लापरवाही की वजह से किसी की डेथ हो गई हो। कोर्ट प्रोसीडिंग्स काफी कंट्रोवर्शियल थी। एनेलिस के पेरेंट्स को डिफेंड करने के लिए जर्मनी के एक बहुत ही फेमस लॉयर को हायर किया गया एंड वहीं पर दोनों प्रीस्ट के लीगल एक्सपेंसेस कैथोलिक चर्च ने कवर किए और फिर स्टेट ने कोर्ट को रिकमेंड किया कि किसी को भी जेल नहीं भेजा जाएगा। नाउ प्रोसिक्यूशन का मानना था कि प्रीस्ट के लिए सिर्फ फाइन ही काफी है और उसके पेरेंट्स को पनिशमेंट से एक्सेप्ट कर दिया गया, क्योंकि लॉ के अकॉर्डिंग पेरेंट्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा सफर कर चुके थे। जर्मन लॉ में इसे एक मिटिगेटिंग फैक्टर माना जाता है। 14 जुलाई 1977 न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसमें ऑफिशियली रिपोर्ट किया गया कि 2 रोमन कैथोलिक प्रीस्ट एनेलिस मिशेल की डेथ के केस में निग्लिजेंट होमिसाइड के चार्जेस फेस कर रहे हैं। अब ये केस सिर्फ जर्मनी तक लिमिटेड नहीं रहा, ये इंटरनेशनल हेडलाइन बन चुका था और साथ ही साथ ये एक ऐसा केस बन गया जिसने दुनिया भर में एक्सोर्सिज्म, रिलीजन और मेंटल हेल्थ पर डिबेट छेड़ दी। एंड अब यहाँ पर 30 मार्च 1978 को एनेलिस मिशेल का ट्रायल शुरू हुआ। डॉक्टर्स ने कोर्ट में क्लियरली कहा कि वो पोजेस्ड नहीं थी और सिम्टम्स उसकी एपिलेप्सी और साइकोलॉजिकल इशू की वजह से थे। डिफेंस ने भी आर्ग्यू किया कि एक्सोर्सिज्म लीगल था और कोर्ट में ऑडियो टेप्स भी प्ले किए गए जिसमें प्रीस्ट का क्लेम था कि एनेलिस पर 6 डेमोन्स ने कब्जा कर रखा था, जिसमें से लूसीफर, केन, जुडास इस्कारियोट, नीरो, एडोल्फ हिटलर और एक इविल प्रीस्ट जिसका नाम फ्लेशमैन था। Das ist
प्रीस्ट ने ये भी क्लेम किया कि एक्सॉर्सिज्म के बाद एनेलिस फाइनली फ्री ऑफ डेमोनिक पोजेशन हो गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी हेल्थ पहले से ही कोलैप्स हो चुकी थी। अप्रैल 1978 में कोर्ट ने पेरेंट्स और प्रीस्ट को नेग्लिजेंट होमिसाइड का गिल्टी माना। उन्हें सस्पेंडेड सेंटेंस दी गई और लीगल कॉस्ट शेयर करने का ऑर्डर दिया गया। फैमिली ने बाद में एनेलिस के रिमेन्स को एक्सह्यूम्ड करके एक प्रॉपर ओक कॉफिन में शिफ्ट किया। आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग आज भी उसकी ग्रेव कुछ लोगों के लिए पिलग्रिमेज साइट है। इस केस के बाद जर्मनी में ऑफिशियली सैंक्शन एक्सॉर्सिज्म्स काफी कम हो गए एंड एनेलिस मिशेल का ये मोस्ट डिस्टर्बिंग केस यहीं पर खत्म होता है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड ऐसे ही कंटेंट के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं।